गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? तो आज मुझे एकदम से ऐसे ही बातों बातों में पता चला कि आप लोग आज भाषा का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे पास इस मामले में एक छोटी सी स्टोरी थी, तो मैंने सोचा उसको भी शेयर कर लिया जाए। तो शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि एकदम शुरू से जब से ह्यूमन बीइंग साथ में रहना शुरू किए होंगे तभी से किसी न किसी तरह से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट तो कर ही रहे होंगे, है ना। उनके मन में तभी भी विचार आते रहे होंगे और उन्हें मन करता होगा कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जा सके। इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना। तो उन्होंने कोई ना कोई तरीका तो अपना लिया होगा, कोई ना कोई भाषा तो उन्होंने अपनी बनाई होगी कि वो अपनी बात दूसरों को बोल सकें। ठीक है। फिर क्या हुआ होगा, और ये सब हमें क्यों पता है, हम क्यों सोच पा रहे हैं? क्योंकि जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस बारे में रिसर्च की है, एक्सप्लोरेशंस किए हैं, सोचा है बहुत। तो फिर ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद ऐसा जब लोग साथ में रहने लगे होंगे तो उनकी एक और ज़रूरत सामने आई होगी कि कभी कभी उन्हें घर से बाहर भी जाना पड़ता होगा किसी काम से, है ना। तो उस टाइम पे अपनी बात कैसे बताई जाए, क्योंकि जब हम आप सामने सामने बैठे हैं तब तो हम बातचीत कर सकते हैं, कोई भी भाषा हो हमारी। मगर हो सकता है कि अभी घर पर कोई नहीं है और मुझे भी बाहर जाना है, तो फिर मैं अपनी बात कैसे बता के जाऊँ, है ना। तो उसलिए उन्होंने हो सकता है कि किसी तरह के सिंबल्स का यूज़ करना शुरू किया हो, और जो आम चीज़ें ऑब्जेक्ट्स थे उनके आसपास उसकी यूज़ करनी शुरू की होगी। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 2 पत्थर रख कर चले गए तो मतलब मैं देर से आने वाली हूँ, या 3 पत्थर रख के चले गए तो मतलब मैं जल्दी आने वाली हूँ। या हो सकता है उनके पास अब ऐसी रस्सियाँ तो नहीं रही होंगी, मगर जैसे पेड़ की बेलें वगैरह, तो ऐसे उनमें गांठ बांध दी, तो 1 गांठ मतलब मैं देर से आऊँगी, 2 गांठ मतलब मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो ऐसा कुछ उन्होंने किसी तरह से किसी की गैर मौजूदगी में भी अपनी बात को उन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका कोई तो तरीका उन्होंने निकाला होगा। ठीक है। ये रिटन स्क्रिप्ट नहीं रही होगी, मगर किसी न किसी तरह से वो अपनी बात को पहुंचा रहे होंगे कि जब कोई सामने नहीं है तो भी, है ना। दूसरी एक ज़रूरत शायद उनको ऐसी महसूस होने लगी होगी कि उन्हें ऐसा लगने लगा हो कि मेरी जो कही हुई बात है, बोली हुई बात है, वो खो ना जाए, है ना। वो लोगों को याद रहे, वो परमानेंट सी रहे। हमें भी मन करता है ना, जैसे हम कोई आज हमारे पास रिटन स्क्रिप्ट है तो हम डायरी में लिख लेते हैं, और सालों बाद भी हम वो डायरी को पलट के जब देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है कि उस टाइम पे ये हुआ था, हमने ये लिखा है, जैसे हमारा जर्नल मान लो, है ना। तो उनको भी ऐसी इच्छा होती होगी कि मेरी कहीं भी बात भी मैं कहीं पे लिख डालूं या कुछ किसी तरह रिकॉर्ड कर सकूं। तो यही सारी कोशिश में हो सकता है कि वो इस तरह के ड्राइंग्स बनाते रहे हों, है ना। इस तरह के केव पेंटिंग्स आपको पता है कि हमारे को दुनिया में बहुत सारी जगह मिले हैं, है ना। इनफैक्ट अपने इंडिया में भी मिले हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका करके पूरा एक केव स्ट्रक्चर है जहाँ पे इस तरह के केव पेंटिंग्स बहुत मिले हैं, है ना। तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है आफ्टर ऑल। कोई ना कोई अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा था, कुछ हुआ था, या उनकी इमेजिनेशन से हो सकता है कुछ, बट वो कुछ बात ही सामने रखने की कोशिश कर रहे थे, उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू ड्राइंग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। सो ये शायद हमारी ह्यूमन बींग्स की पहली कुछ कोशिशें थी कि अपनी बात को किसी तरह से सिंबलाइज किया जाए, है ना, थ्रू ऑब्जेक्ट्स या थ्रू ड्राइंग्स। फिर क्या होने लगा कि हमारे जैसे जैसे हम लोग साथ में और रहने लगे, हमारी ज़रूरतें बढ़ने लगी, हमारी सभ्यता यानी सिविलाइजेशन थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होने लगी। तो अब सिर्फ इससे काम नहीं चलता था, तो किसी तरह का रिटन सिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ने लगी होगी। सो एशिया में 2 नदियाँ थीं, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, और उसके आसपास 2 बड़ी सभ्यताएं बनी थी, बेबीलोन और सुमेर। तो वहाँ जो रहने वाले लोग थे, बेबीलोनियंस एंड सुमेरियंस, उन्होंने एक प्रकार की राइटिंग की शुरुआत की थी। ठीक है। अब क्योंकि वो नदी के पास रहते थे तो उनके पास चिकनी मिट्टी बहुत आसानी से मिल जाती, नदी के पास वाली वो क्ले मिलती थी। तो वो क्या करते थे, वो क्ले का ऐसे टैबलेट बनाते थे, ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप, और एक लकड़ी लेते थे जिसका एंड वो ऐसे एक तरह से शार्प रखते थे, और उसको ऐसे दबा दबा के वो क्ले के ऊपर वो निशान बनाते थे। ठीक है। और वो जो निशान थे
उनका शेप कुछ इस तरह का होता था, जिसको इंग्लिश में हम वेज शेप कहते हैं, ठीक है। तो लैटिन भाषा में एक शब्द होता है क्यूनस, जिसका मतलब होता है वेज शेप। तो इसके ऊपर ही इस तरह की भाषा को क्यूनिफॉर्म राइटिंग कहा जाता है, यानी ये शेप वाली भाषा। तो ये जो बेबीलोनियंस और सुमेरियंस थे, ये इस तरह से चिकनी मिट्टी के टैबलेट्स पे लकड़ी को साथ इस तरह के शेप्स बनाते थे, और फिर वो जो टैबलेट्स थे उसको वो भट्टी में गर्म कर लेते थे, तो वो पक्का हो जाता था, परमानेंट हो जाता है, जैसे उस तरह उस टाइम की मान लो किताबें बन जाती थी। हाँ, तो आज हिस्टोरियंस को इस तरह की बहुत सारे राइटिंग सैम्पल्स मिले हैं। जैसे मैं अगर आपको ये दिखाऊं, आपको दिख रहा होगा इसमें बहुत ये वेज शेप आपको दिख रहे होंगे, तो ये सारे वेज शेप का कुछ ना कुछ मतलब होता था उनके लिए, ठीक है ना। तो इस तरह की राइटिंग को क्यूनिफॉर्म राइटिंग कहा जाता है, ठीक है। और ये उस टाइम के लोग, ये करीबन 5,000 साल पहले की बात है, तब ये सारी चीज़ें हो रही थी। और इसके भी पहले एक्चुअली करीबन मतलब 8,000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता, वहाँ पे भी राइटिंग चालू थी। आपने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री की किताब में कि वो लोग भी किसी न किसी तरह की राइटिंग का यूज़ करते थे। अभी मुश्किल ये है कि वो राइटिंग का मतलब हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं, बट 100% वो किसी तरह का रिटन सिस्टम यूज़ करते थे, क्योंकि कोई सील्स मिली हैं जिस पे कुछ निशान बने हैं, तो वो सील्स उनके लिए उनके काम आती थी, तो वो निशान के कुछ मतलब रहे होंगे। तो ये जो राइटिंग थी ये शुरू हो चुकी थी, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या उसके बाद ये सुमेर और बेबीलोनिया के लोग हों। इन्होंने अलग तरह से, अपनी तरह से, उनके पास जो चीज़ें मौजूद थी उसके हिसाब से उनके आइडियाज़ लगा के वो वेज शेप डिज़ाइंस बना के, जिसको आज हम क्यूनिफॉर्म राइटिंग कहते हैं, उसकी शुरुआत की, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसी दौरान करीबन मतलब थोड़ा आगे पीछे इजिप्शियन लोग थे। आपको पता है अफ्रीका में नाइल नदी है, उसके आसपास इजिप्शियन सभ्यता बहुत बड़ी और एडवांस सभ्यता बनी थी, तो उनके पास भी एक रिटन सिस्टम था, ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ड्राइंग्स का यूज़ किया, और हर ड्राइंग का उन्होंने एक लेटर एसोसिएट कर दिया। जैसे कि ये लिखिए, ये उनका रिटन सिस्टम था। तो जैसे ये ड्राइंग है, तो इस ड्राइंग के साथ ये लेटर एसोसिएटेड था, इस ड्राइंग के साथ ये लेटर एसोसिएटेड था, ठीक है। तो वो इस तरह का उन्होंने एक सिस्टम बनाया, और फिर इस सिस्टम को यूज़ करके वो लिख सकते थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर आप देखें तो एक इजिप्शियन क्वीन थी क्लियोपैट्रा, आपने सुना होगा। तो ये क्लियोपैट्रा का नाम लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। मैं एक बार लेके आऊँगी ये सेंटर पर, तो आप एक्चुअली मैच करके देखना, ये सच में क्लियोपैट्रा बिल्कुल बनता है, ठीक है। तो इस तरह के, जैसे आज हम लोग अपने घरों या ऑफिस में अपना नेम प्लेट लगाते हैं ना, तो ये उनके टाइम की नेम प्लेट होती थी, ठीक है, इस राइटिंग में लिखी गई। और उसको कारतूस कहते हैं हम लोग अब। तो ऐसे ये क्लियोपैट्रा का कारतूस है, क्योंकि ये उनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो राइटिंग है इसको भी एक नाम दिया जाता है, और इसको कहते हैं हम लोग ईरोग्लिफिक राइटिंग। ईरोग्लिफिक राइटिंग, ईरो का मतलब होता है सीक्रेट, और ग्लिफ का मतलब होता है कार्व्ड राइटिंग। तो सीक्रेट का मतलब, तो इससे हम ये समझ सकते हैं क्यों इसको सीक्रेट, क्योंकि ये भाषा शायद सब इजिप्शियंस नहीं लिख पाते थे, सब इजिप्शियन नहीं पढ़ पाते थे, तो इसलिए इस मायने में इसको सीक्रेट अर्थ दिया गया है। और ग्लिफ यानी कार्व्ड राइटिंग, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ये भी नदी के पास रहते थे। देखो तो हर इम्पॉर्टेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन नदी के पास ही हुई है, तो नदियाँ हमारे लिए तब से ज़रूरी हैं, अब तक ज़रूरी हैं। हाँ, तो इस नदी, नाइल नदी के साइड में, किनारे पे एक पेड़ उगता था जिसको कहते थे पैपिरस। तो ये पैपिरस के पत्तों से को ही सुखाकर उसके ऊपर पेंट करके या कार्व करके ये राइटिंग लिखा करते थे, ठीक है। इसलिए इसको कार्व्ड राइटिंग यानी ग्लिफ बोल रहे हैं। तो ईरोग्लिफिक, सीक्रेट राइटिंग, ठीक है। तो ये इस तरह से ये उनकी सिस्टम थी। अब इसमें एक कॉम्प्लिकेशन था, वो ये था कि उनके यहाँ क्या था कि एक जो सिंबल है ना, वो कभी कोई लेटर डिनोट करता था, यानी कोई लेटर दर्शाता था, तो कभी कभी पूरा एक आइडिया भी डिनोट करता था, या आइडिया भी का भी मतलब सामने पेश करता था। फॉर एग्जांपल इसका मतलब वॉकिंग भी हो सकता था, या इसका मतलब पैर भी हो सकता था, सिर्फ ये अक्षर नहीं। हाँ, तो ये एक उनकी भाषा की एक पेक्यूलियरिटी, यानी कि अजीब बात और एक
कंफ्यूजिंग बात भी थी, क्योंकि आपको समझना पड़ता था कि भाई इसको किस तरह पढ़ा जाए, वॉकिंग पढ़ूँ कि पैर पढ़ूँ कि ये लेटर पढ़ूँ, तो वो आपको समझना पड़ता था किस बारे में बात हो रही है उस हिसाब से। तो ये एक ज़रा सी कॉम्प्लिकेशन थी हीरोग्लिफिक राइटिंग में। बट वैसे ये बहुत सक्सेसफुल राइटिंग मेथड था, उनको बहुत काम आता था और वो इससे मस्त अपने सारे काम कर पाते थे। ठीक है, ये देखिए एक हीरोग्लिफिक राइटिंग का एक और सिंबल, एक और सैम्पल, आई एम सॉरी। तो ये देखिए शैलेश लिखा हुआ है यहाँ पे आज के हमारे इंग्लिश स्क्रिप्ट में, और इसी को अगर हम हीरोग्लिफिक राइटिंग में लिखें ना तो वो ऐसा दिखेगा। कमाल है ना। तो हम सब अपना नाम एक्चुअली लिख सकते हैं हीरोग्लिफिक राइटिंग, हमारे को बस वो चार्ट चाहिए कौन सा सिंबल लगाना है लेटर के लिए। ठीक, और बाय द वे ये जो पेपर जैसे दिख रहा है ना, ये पैपिरस है एक्चुअल, इस तरह का ही था वो, पत्ते का जब वो सुखा लेते थे तो कुछ ऐसा ही बनता था और इसके ऊपर वो ऐसे ही पेंट करके लिखते थे। कमाल है ना। तो ये शैलेश का कार्टूश है फॉर एग्जांपल, है कि नहीं, बस ना। सो ये इजिप्शियन राइटिंग थी। ठीक है, तो ये देखो कोशिशें जारी थी यूनिफॉर्म राइटिंग बेबीलोन सुमेर में और इजिप्शियन राइटिंग इजिप्ट में। तो फिर क्या हुआ कि ये सब होते होते एक और कुछ लोग थे, एक और सभ्यता थी, इसमें फिनिशियंस लोग रहते थे। तो फिनिशियंस लोग मेडिटेरेनियन सी के पास रहते थे और एंड दे वर ट्रेडर्स। तो क्योंकि वो ट्रेडिंग करते थे, बिजनेस करते थे, तो उनका बहुत सारे लोगों के साथ लेन देन था, जान पहचान थी, काम रहता था। तो उन्हें ये सब हीरोग्लिफिक राइटिंग वगैरह पता चल गई कि हाँ इजिप्शियन लोग ये सब कर रहे हैं और ये अच्छा सिस्टम है। तो उन्होंने, और वो कामकाजी लोग थे, बिजनेस चलाते थे, तो उनको भी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत बहुत रहती थी। तो उन्होंने सोचा हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उनको बस हीरोग्लिफिक राइटिंग से एक ही परेशानी थी, वो वही कंफ्यूजिंग बात कि एक सिंबल से कभी लेटर हो सकता है, कभी आइडिया हो सकता है। तो ये उनको थोड़ा अटपटा लगा, तो उन्होंने अपना एक नया सिस्टम डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो और उन्होंने एक एब्सोल्यूट ब्रेक थ्रू आइडिया निकाला कि हम ऐसा करेंगे कि हम एक सिंबल का एक के साथ, मतलब एक सिंबल के साथ हम एक आवाज़, एक साउंड को एसोसिएट कर देंगे, बस और कुछ नहीं। तो उस सिंबल का सिर्फ एक वही मतलब होगा, यानी एक वो आवाज़ जो उसके साथ हमने जोड़ रखी है। ठीक है, तो और वो जो सिंबल थे ना, वो उन्होंने अपने आसपास जो उन्हें दिखता था ना उसके हिसाब से ही बनाए। सो फॉर एग्जांपल देखो, ये उनके दो सिंबल हैं। ये एक बैल का सर है, ऑक्स's हेड इसको कहते हैं, और ये एक मान लो घर है, घर, हाउस। सो ये जो सिंबल था इसको उन्होंने आवाज़ दी एलेफ, और ये जो सिंबल था इसको उन्होंने आवाज़ दी बेथ। तो जब भी वो ये लिखते थे तो आवाज़ कैसे पढ़नी है इसकी, एलेफ, और जब भी वो ये लिखते थे तो उसकी आवाज़ कैसे पढ़नी है, बेथ। ये उन्होंने इस तरह का बिल्कुल क्लियर कट सिंबल सिस्टम बना लिया। एक सिंबल इक्वल टू एक साउंड, दूसरा सिंबल इक्वल टू दूसरा साउंड। इस तरह से उन्होंने करीबन अपने लिए कुछ 22 ऑड सिंबल्स तैयार कर लिए। ठीक है, तो देखो ये इस तरह के उन्होंने अपने लिए सिंबल्स तैयार कर लिए। इसको फिनिशियन, ये फिनिशियन लेटर्स हैं। तो अब हर सिंबल का उन्होंने एक साउंड डिसाइड कर लिया था, तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रही। सभी लोग इसको एक पर्टिकुलर साउंड की तरह ही पढ़ते थे। जैसे उसको हमने बोला, जो एलेफ था उसको एलेफ ही पढ़ते थे, जो बेथ था उसको बेथ ही पढ़ते थे। तो इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रही, पढ़ना और लिखना बहुत आसान हो गया। तो ये आइडिया एकदम कमाल का था कि एक सिंबल को एक साउंड के साथ एसोसिएट किया जाए। ठीक है, और याद रखिएगा ये फिनिशियंस लोगों ने इसकी पहली बार शुरुआत की थी। ये बहुत बड़ा आइडिया था उन्होंने जो लगाया। ठीक, अब क्या हुआ कि इनका ये सिस्टम बहुत कामयाब रहा, बहुत लोग यूज़ करने लगे। तो उनके साथ जो कुछ और लोग काम करते थे वो थे ग्रीस देश से ग्रीक लोग। तो उन्होंने भी ये देखा, वो दूसरी भाषा बोलते थे थोड़ी, तो उनके भाषा में कुछ और शब्द भी थे, तो आवाज़ें भी थी, आई एम सॉरी। तो उन्होंने इस सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक नया सिस्टम बना लिया। उन्होंने वो लॉजिक वही रखा कि एक सिंबल का मतलब एक आवाज़, ठीक है, बट उन्होंने कुछ और सिंबल डाल दिए क्योंकि उनकी भाषा में कुछ और नई आवाज़ें भी थी। अब आपको दिख रहा होगा, देखो, है ना, हमारे जो आज के सिंबल हैं उससे मिलते जुलते हैं कि नहीं। तो ये जो था इसको वो नाम देते थे अल्फ़ा और इसको नाम देते थे बीटा, और ये जो पूरा चीज़ है इसको वो कहते थे अल्फ़ाबेटो। तो वो जो अल्फ़ाबेट शब्द है ना वो यहाँ से ही आया है, अल्फ़ाबेटो। ठीक है,
तो ये अल्फ़ा और बेटा और पूरा अल्फ़ाबेटो, तो ये उनका सिस्टम था, ग्रीक लोगों का सिस्टम था, ठीक है। और उनका ये जो शब्द था अल्फ़ाबेटो, वहीं से हम अल्फ़ाबेट शब्द आज भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये भी बहुत यूज़फुल सिस्टम रहा। ये सिस्टम और भी किसी ने देखा, तो किसने देखा? रोमन लोगों ने देखा। अब रोमन लोगों ने फिर उसमें थोड़ी सी बदलाव कर दी। सब लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको बदलते जा रहे थे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भाषाएं, बोली भाषाएं अलग थी, रोमन भाषा अलग थी, उसमें आवाज़ें अलग थी, मगर लॉजिक उन्होंने वही रखा जो फिनिशियंस ने हमें दिया था, कि एक सिंबल मतलब एक साउंड, बस। और अब आप देखो, है कि नहीं हमारी आज की भाषा, जिनको हम आज कैपिटल लेटर कहते हैं, वही है कि नहीं ये? अब आपको इसमें कुछ लेटर मिसिंग दिखेंगे, क्योंकि वो आवाज़ें उनकी भाषा में थी नहीं। आज हमारी भाषा में वो आवाज़ें हैं, इसलिए हमने नई सिंबल इसमें डाल दिए हैं, है कि नहीं? ठीक है, ये 26 नहीं होंगे, है ना, मगर है वही पहचाने पहचाने हमारे अपने लेटर्स, है कि नहीं? तो वो ये कैसे हुआ? क्योंकि रोमन लोग, रोमन एम्पायर, रोमन सभ्यता बहुत बहुत पावरफुल थी, उनके राजा महाराजा वगैरह। सो दे रियली कॉन्कर्ड अ लॉट ऑफ टेरिटरी, उन्होंने अपना राज्य बहुत बढ़ाया एशिया में, यूरोप में, जहाँ जहाँ वो गए वो अपनी भाषा लेकर गए, या अपनी रिटन स्क्रिप्ट, अपनी राइटिंग भी लेके गए। तो उसी तरह इंग्लैंड में भी ये पहुँचा। इंग्लैंड के लोगों ने फिर इसको थोड़ा सा बदला, नए 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 सिम्बल्स डाले, क्योंकि नई आवाज़ें थी उनकी भाषाओं में, और फिर वो 26 लेटर कहीं ना कभी बन गए होंगे। और फिर वो ब्रिटिशर्स आए हमारे यहाँ इंडिया में, है कि नहीं, और उनके साथ उनकी भाषा आ गई, और हम भी वो सीख गए, है कि नहीं। और आज भी हम वही राइटिंग इंग्लिश में देखें तो हम वही पढ़ रहे हैं, वही लिख रहे हैं, है ना। सो जस्ट इमेजिन ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, जब हम सिर्फ एक दूसरे के साथ बोलते थे, फिर हमें लगा कि हमें किस तरह के सिंबल की ज़रूरत पड़ने लगी, है ना, क्योंकि एक दूसरे की गैर मौजूदगी में कैसे, तो पत्थर या गांठें, या फिर लगने लगा कि ड्राइंग, जब हमारे हाथ में स्किल आने लगी, हमारे माइंड में इमेजिनेशन, हमारी याददाश्त की शक्ति, मेमोरी, ये सब डेवलप होने लगा हो, तो हम ड्राइंग करने लगे अपनी बात को सामने रखने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, है ना। फिर धीरे धीरे यूनिफॉर्म राइटिंग, याद है ना आपको, ये शुरू हुआ। जैसे ये अगर हम इसको देखें तो ये देखो, यूनिफॉर्म राइटिंग शुरू हुई इस तरह के वेज शेप में, वो बेबीलोनिया और सुमेरिया में। फिर इसी से आगे बढ़ के हीरोग्लिफिक, इसी दौरान करें थोड़ा, इजिप्शियंस लोगों ने अपनी राइटिंग शुरू की, जिसमें वो एक ड्राइंग बनाते थे और हर ड्राइंग का एक लेटर डिसाइड कर दिया था, मगर कभी कभी ड्राइंग का मतलब आइडिया भी हो सकता था। तो इसी बात को आगे लेके गए, इसी आइडिया को फर्दर डेवलप किसने किया? फिनिशियंस लोगों ने, जिन्होंने पहली बार बोला कि चलो एक सिंबल बनाते हैं जिसकी एक साउंड होगी, बस, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा ज़िंदगी में। तो ये फिनिशियंस लोगों ने एक कमाल का आइडिया सबके सामने रखा। इसी को थोड़ा सा और डेवलप किया ग्रीक्स लोगों ने, अल्फ़ा और बेटा और अल्फ़ाबेटो, ये सारे शब्द हमारी ज़िंदगी में, हमारे पूरी दुनिया में पहली बार इन लोग ने लाए, और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया रोमन लोगों ने, जिनके आज आप लेटर देखो तो अरे ये तो हमारे कैपिटल लेटर हैं। तो यहाँ सब इतना कुछ, और इसके पहले कितना और, है ना, कितने लोगों की मेहनत, कितनी ट्रायल एंड एरर, कितना एक्सपेरिमेंटेशन हुआ कि आज हम ये सब लिख पढ़ रहे हैं। इतनी सारी किताबें हैं जो इस सारी कोशिश की वजह से आज हम आराम से उठा के पढ़ सकते हैं, है ना। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। आज जो हम पढ़ लिख पा रहे हैं उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है ना। सो दैट्स जस्ट द वंडर ऑफ लैंग्वेज, रियली, हाउ इट डेवलप्ड ओवर thousands and thousands of years, and because of the efforts of so many people. So it's really worth preserving, है कि नहीं? सच में इसको ये एक ट्रेजर करने वाली बात है ना, हमारे को एक धरोहर जैसी मिली है, जिसको हमें बहुत अच्छे से रखना चाहिए, अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उसको बेहतर बनाना चाहिए अपनी तरह से, हर तरह से जो हम कर सकें, है ना, ठीक है ना। सो दैट्स इट, दिस वॉज अ लिटिल स्टोरी ऑफ लैंग्वेज जो हमारे को मिली है किसी से, और हमारा काम है आई गेस उसको संजो के रखना, और हमारे बाद जो आएंगे उन्हें दे पाना, है कि नहीं। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस, एंड सी यू सून, बाय, टेक केयर।